So, how the Green Revolution started in India? So, these are incentive points. So, basically, India is an agricultural based country, mainly an agricultural country. Agriculture here accounts for approximately 33% of GDP. It is accounted for and employs near 62% of the population. So agriculture based country और agricultural country जो कि जीडीपी का इंडिया का टोटल जीडीपी जितना है उसका कंट्रीब्यूशन उसी जीडीपी का 33% एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट करता है और एग्रीकल्चर में इंडिया का पॉपुलेशन का 62% पॉपुलेशन उसमें रोजगारक्षम होते हैं, यानी कि उसमें उनको रोजगार मिलता है। Agriculture accounts for approximately 33% of India's GDP. And agriculture provide employment about 62% of the population. So development of high yielding varieties. So after independence, India faced problem of providing food, the adequate amount of food for the growing population. The food harvesting or production was not sufficient because the limited land was available for cultivation. So there was very requirement for increasing the yields per unit area. So उसका सॉल्यूशन कैसे हुआ? तो मेन चैलेंज था कंट्री को इंडिपेंडेंस के बाद कि कैसे फूड प्रोडक्शन को डेवलप किया जाएगा, क्योंकि पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा था। तो उस समय क्या हुआ, मिड 1960 में डेवलप हुआ सेवरल हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ व्हीट एंड राइस, जो कि उसको हम बोलते हैं ग्रीन रिवोल्यूशन, उस फेज को बोलते हैं ग्रीन रिवोल्यूशन। डेवलपमेंट ऑफ सेवरल हाई यील्डिंग वेराइटीज, डेवलपमेंट ऑफ सेवरल high yielding varieties, development of several high yielding varieties of wheat and rice in mid 1960s.
इन मिड 1960 व्हीट एंड राइस की वेराइटी ऑब्टेन किया गया, डेवलप किया गया। वो एक्चुअली हाई यील्डिंग वेराइटी था, ज़्यादा से ज़्यादा उनमें सीड्स प्रोडक्शन होते थे ड्यू टू वेरियस प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक्स। और ये जो हुआ डेवलपमेंट हुआ सेवरल हाई यील्डिंग वेराइटीज 1960 में व्हीट एंड राइस, इट वाज ड्यू टू प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक। एट दैट टाइम साइंटिस्ट डेवलप प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक। साइंटिस्ट मतलब मेनली एमएस स्वामीनाथन ने डेवलप किए थे प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक एट दैट टाइम बाय यूटिलाइजिंग द मेक्सिकन डर्फ वेराइटी ऑफ व्हीट। इसलिए व्हीट प्रोडक्शन भी इंक्रीज हुआ और बाकी साइड सब राइस प्रोडक्शन में भी हेल्प किए, तो राइस प्रोडक्शन भी इंक्रीज हुआ। ओके, सो एज ए रिजल्ट वेरियस प्लांट ब्रीडिंग as a result of this is due to various plant breeding techniques। बहुत सारे प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक अप्लाई किया गया, उस समय कंडक्ट किया गया था और उसके रिजल्ट में सेवरल हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ व्हीट एंड राइस ऑब्टेन किया गया, डेवलप किया गया मिड 1960 में। ये ड्रामेटिक इंक्रीज हुआ इन फूड प्रोडक्शन इन आवर कंट्री। इट लीड्स टू ड्रामेटिक इंक्रीज, बहुत सारे प्रोडक्टिविटी बढ़ गया, अचानक ड्रामेटिकली बढ़ गया। इट रिजल्ट्स ड्रामेटिक इंक्रीज ऑफ results dramatic increase in food production in our country। In food production in our country। तो उस फेज को बोलते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन। दिस फेज इज रिफर्ड टू एज ग्रीन रिवॉल्यूशन। This phase is referred to as green revolution। Is referred to as green revolution। सो बेसिकली दो क्रॉप प्लांट में ग्रीन रिवॉल्यूशन शुरू हुआ था, व्हीट एंड राइस में। लेटर ऑन अनदर प्लांट was also taken into consideration, that was maize and sugarcane। Other plants were considered also, maize and sugarcane। और फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रीन रिवॉल्यूशन जो फेज था वहाँ पर जो प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम चल रहा था उस टाइम पे पहले व्हीट एंड राइस में शुरू हुआ था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हीट, देन राइस, देन केम sugarcane and maize। So start with wheat and rice, that is wheat and rice production during green revolution। The increment जो हुआ, increasing of the high variety, high productivity variety of crop plants, that
that phase is known as, that phase was known as and still known as green revolution. तो wheat variety कितना हो? तो 1960 से 2000 के बीच में wheat प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया 11 मिलियन टन से 75 मिलियन टन. तो ड्यूरिंग 1960 to 2000 wheat production increases or increased wheat production increased wheat production में इंक्रीज हुआ है फ्रॉम 11 मिलियन टन्स टू 75 मिलियन टन्स. फ्रॉम 11 मिलियन टन्स टू 75 मिलियन टन्स. Okay? From 11 million tons to 75 million tons. Rice production also increased. Rice production increased from 35 million tons. Rice production increased from 35 million tons. 35 million tons to 89.5 million tons. From 35 million tons to 89.5 million tons. ओके, ये कैसे हुआ, इतना इजाफा कैसे हुआ? इट वाज ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ सेमी डॉर्फ वेराइटीज ऑफ व्हीट एंड राइस. ये दो इंक्रीज हुआ है, ये एक नया वेराइटी डेवलपमेंट के कारण ये प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो गई. सो इट वाज ड्यू टू, राइट द नेक्स्ट पॉइंट, it was due to the development of, it was due to the development of Mexican wheat dwarf varieties or semi-dwarf varieties, development of semi-dwarf varieties of wheat and rice. Semi-dwarf varieties of wheat and rice. Okay? So this increasing production of wheat and rice was due to development of semi-dwarf varieties of wheat and rice. तो semi-dwarf variety increase development हुआ, इसके कारण ये राइस प्रोडक्टिविटी एंड व्हीट प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो गया. ठीक है, तो नोबेल प्राइज विनर थे उस समय में नॉर्मनी बोरलॉग.
इंटरनेशनल सेंटर फॉर व्हीट एंड मेज डेवलपमेंट में वो उधर वो रिसर्च कर रहे थे, नॉर्मनी बोरलॉग, ठीक है। इंटरनेशनल सेंटर फॉर व्हीट एंड मेज, उन्होंने क्या किए, वो इम्प्रूवमेंट किए, ठीक है। नोबेल प्राइज विनर, इनको बोलते हैं नोबेल लॉरेट, नॉर्मन ई बोरलॉग। Nobel Prize winner Norman E. Borlaug of International Center for International Center, Nobel Prize winner Norman E. Borlaug at of International Center for Wheat and Maize improvement in Mexico developed semi-tough wheat. सो इंटरनेशनल सेंटर में थे, जो इंटरनेशनल सेंटर में व्हीट एंड मेज के ऊपर रिसर्च किया जाता था। एट दैट टाइम नोबेल प्राइज विनर नॉर्मन बोरलॉग वहाँ पर थे और वो रिसर्च कर रहे थे व्हीट के ऊपर। सो ही इम्प्रूव सम Mexico developed semi-tough wheat. So improvement in Mexico developed semi-tough wheat. Improvement in Mexico developed semi-tough wheat. In Mexico developed semi-tough wheat. तो सेमी-टफ जो वेराइटी था व्हीट उन्होंने डेवलप किए थे, नॉर्मनी बोरलॉग ने डेवलप किए थे, ठीक है। 1963 में क्या हुआ, मेनी लाइन्स का सेवरल वेराइटीज जैसे सोनालिका, कल्याण सिन्हा जो कि हाई यील्डिंग वेराइटी है एंड disease resistant were introduced all over the wheat growing belt of India 1963 में। In 1963, many varieties like Sonalika and Kalyan Sona, why say Mexican dog variety से derived हुआ, so Indian variety. So in 1963, many varieties, वहाँ पर इंसेट में लाइन्स लिखा है, many lines, so lines का मतलब है varieties. So many varieties like Sonalika and Kalyan Sona were selected. Kalyan Sona and Sonalika were selected. बहुत सारे वेराइटी से मेनी वेराइटीज को सिलेक्ट किया गया, जो मेक्सिकन डव है, सेमी डव है से सिलेक्ट किया गया, सिलेक्टेड फ्रॉम दिस
that are high yielding and disease resistant. High yielding भी था, selected from these which were high yielding and disease resistant. और ये जो दो वैरायटी, नया वैरायटी आया व्हीट का, दैट इज द व्हीट वैरायटी, ठीक है, इसको इंट्रोड्यूस किया गया ऑल ओवर द व्हीट ग्रोइंग एरिया ऑफ इंडिया। ये कल्याण सोनाल सोनालिका व्हीट वैरायटी, ये व्हीट वैरायटीज, ये दोनों को इंट्रोड्यूस किया गया, इंट्रोड्यूस्ड इन व्हीट ग्रोइंग एरिया, अब उसको बेल्ट बोलते हैं, व्हीट ग्रोइंग बेल्ट इन इंडिया। सोनालिका एंड कल्याण सोनाल दोनों को व्हीट ग्रोइंग एरिया में इंट्रोड्यूस किया गया। Semi-Dorf rice varieties were developed from IR8। एक सेमी-डॉर्फ राइस वैरायटी भी डेवलप किया गया, सेमी-डॉर्फ राइस वैरायटी, सेमी-डॉर्फ राइस वैरायटी were developed from IR8। Okay. Semi-Dorf rice varieties were developed from IR8। Semi-Dorf rice varieties were developed from IR8 and Taichung Native 1, from IR8 and Taichung Native 1। इसका मतलब है जो बहुत सारे सेमी-डॉर्फ राइस वैरायटी को डेवलप किया गया इन दोनों से, एक IR8 वाला वैरायटी था राइस का और एक ताइचुंग नेटिव 1 था। ये दो वैरायटी से मेनी सेमी-डॉर्फ राइस वैरायटीज को ऑब्टेन किया गया। IR8 जो था वो इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट IRI फिलीपाइंस में डेवलप किया गया था एंड ताइचुंग नेटिव 1 ताइवान से लाया गया था। सो IR8 फ्रॉम इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, शॉर्टली हम लिख देते हैं IRI फिलीपाइंस, जो मनीला में है, फिलीपाइंस कंट्री में। यहाँ पर था IR8 and that is International Rice Research Institute, and Taichung Native 1 that is from Taiwan। ये दो जगह में ये दो वैरायटी था, ताइवान में और फिलीपाइंस में। इस दोनों के ऊपर काम किया गया, प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक अप्लाई किया गया, उस वेरियस स्टेप जो आपको बोल चुके हैं वो सब स्टेप्स यहाँ पर अप्लाई किया गया, तो उसमें से निकला न्यू वैरायटी और सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट दैट इज सेमी-डॉर्फ राइस वैरायटीज। सेमी-डॉर्फ राइस वैरायटीज वहां से ऑब्टेन हुआ। सो लेटर ऑन क्या हुआ, सेमी-डॉर्फ वैरायटी तो ऑब्टेन हो गया, ठीक है, वो डेरिवेटिव्स को इंट्रोड्यूस किया गया 1966। द डेवलप्ड वैरायटीज वर इंट्रोड्यूस्ड इन 1966।
यहाँ से जो डेवलप वैरायटी आया, सो वो डेवलप वैरायटीज को 1966 में पहले इंडिया में ग्रो किया गया। जो IR8 टाइचिंग नेटिव 1 से जो वैरायटी ऑब्टेन हुआ था, ठीक है। सो दिस डेवलप वैरायटीज जो ऑब्टेन हुआ वर इंट्रोड्यूस्ड इन 1966। डेवलप्ड वैरायटीज इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ, इंट्रोड्यूस्ड इन 1966। द डेवलप्ड वैरायटीज, ये IR8 और टाइचिंग नेटिव 1 में प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम होने के बाद जो सेमी डेवलप्ड राइस वैरायटी ऑब्टेन हुआ, उसी को वो डेवलप्ड वैरायटीज बोलते हैं, उसी को इंट्रोड्यूस किया गया 1966 में। उसके बाद, उसके कुछ साल के बाद इसमें फिर प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक अप्लाई किया गया। तो लेटर बेटर यील्डिंग सेमी डेवलप्ड वैरायटी जय एंड रत्ना वर डेवलप्ड इन इंडिया। इसमें से IR8 एंड टाइचुंग से डेवलप वैरायटी आया, इसमें प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक अप्लाई करके डेवलप वैरायटी आया, उसको इंट्रोड्यूस हो गया 1966 में। फिर इसके ऊपर काम चला, इसमें प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक अप्लाई किया गया, और लेटर ऑन दो न्यू वैरायटी ऑब्टेन हुआ, वही सेमी डेवलप्ड वैरायटी, लेकिन उसमें थोड़ा सुपीरियर कैरेक्टर था, वो है, और वो था जय एंड रत्ना। ओके, so later on better yielding semi-dwarf varieties of rice were obtained. Its name was Jaya and Ratna. That was developed from the better yielding varieties from IR8 and Taichung Native 1. If we consider about sugar cane, this is about the wheat and rice. So sugar cane also, the variety of sugar cane, a newly hybrid variety of sugar cane also obtained by the plant breeding program.
ओके, तो शुगर केन में आपको मालूम है कि शुगर केन का जो जेनस का नाम है उसका नाम है सैकरम बारबेरी, जो कि नॉर्थ इंडिया में ग्रो करता है, यूजुअली ग्रो इन नॉर्थ इंडिया। सैकरम बारबेरी दैट इज यूजुअली ग्रो इन नॉर्थ इंडिया। और एक स्पेसीज है जिसका नाम है सैकरम ऑफिसिनारम, दैट इज ग्रोइंग इन साउथ इंडिया। तो सैकरम बारबेरी usually grow in North India. But this has poor sugar content. इसमें सैकरम बारबेरी में जो शुगर कंटेंट होता था वो पोर एंड यील्ड भी कम था। पोर शुगर कंटेंट एंड यील्ड, पोर शुगर कंटेंट एंड यील्ड। सैकरम ऑफिसिनारम, another species of the saccharum or sugarcane. Saccharum officinarum, ये एक्चुअली नॉर्थ इंडिया में ग्रो नहीं कर पाया, had higher sugar content and thicker stem. But the one demerit is here, cannot grow well in, did not grow well in North India. So did not grow well in North India. So look here, sugarcane का दो स्पेसीज है, एक है सैकरम बारबेरी और दूसरा है सैकरम ऑफिसिनारम। जो सैकरम बारबेरी है उसका अच्छा क्वालिटी का उसमें शुगर केन होता है, शुगर कंटेंट अच्छा क्वालिटी होता है और प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा है। ऑफिसिनारम का सैकरम बारबेरी का पोर शुगर कंटेंट होता है, पोर यील्ड होता है, लेकिन सैकरम ऑफिसिनारम का अच्छा शुगर कंटेंट होता है, अच्छा यील्ड होता है, थिक स्टेम होता है, लेकिन नॉर्थ इंडिया में ये अच्छे से ग्रो नहीं कर पाता है। ये नॉर्थ इंडिया, इसका पॉजिटिव कैरेक्टर है, नॉर्थ एडवांटेज कैरेक्टर है, नॉर्थ इंडिया में ग्रो करता है लेकिन पोर शुगर कंटेंट होता है। इसका पॉजिटिव है, अच्छा शुगर कंटेंट होता है, लेकिन डिमेरिट है, नॉर्थ इंडिया में ग्रो नहीं कर पाता है। अगर इस दोनों के बीच में हाइब्रिडेशन किया जाएगा बाय यूजिंग द प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम, एक नया वैरायटी आएगा जो कि नॉर्थ इंडिया में भी ग्रो कर पाएगा एंड अच्छा शुगर कंटेंट भी प्रोडक्शन कर पाएगा। ओके, so these two species were crossed to have sugarcane varieties. These two species of same genus were crossed or hybridized to get new varieties of sugarcane. Okay. The two species were successfully crossed to get sugarcane varieties. और इसमें डिजायरेबल कैरेक्टर आ गया, इसका भी कैरेक्टर आ गया, इसका भी कैरेक्टर आ गया। इसका अच्छा कैरेक्टर क्या आया? यस, इसका कैरेक्टर इसमें क्या आया? नॉर्थ इंडिया में ग्रो कर पाया। इसका कैरेक्टर अच्छा क्या आया? अच्छा कंटेंट एंड यील्ड भी अच्छा आ गया।
to get sugarcane varieties combining the desirable qualities of high yield, combining desirable qualities of high yield. क्या डिजायरेबल क्वालिटी है? जो डिजायरेबल क्वालिटी इधर कंबाइन हो गया, एक तो हो गया हाई यील्ड हो गया, हाई यील्ड हो गया, थिक स्टेम हो गया, हाई शुगर हो गया, एक हो गया हाई यील्ड, दूसरा हो गया हाई शुगर कंटेंट, तीसरा आ गया थिक स्टेम। ये सब हाई यील्ड, हाई शुगर कंटेंट, थिक स्टेम आया सैकराइड ऑफिसियलम से आया, ठीक है। हाई यील्ड, high sugar content and thick stem, and ability to grow in the sugarcane areas of North India, and ability to grow in sugarcane area in North India। ये जो कैरेक्टर आया, ये आया ऑफिसियल से, ये कैरेक्टर आया बारबेली से। तो ये जो हाई यील्ड, हाई शुगर कंटेंट एंड थिक स्टेम आया था ऑफिसियल से, लेकिन जो एबिलिटी टू ग्रो जो आया, ये आया बारबेली से। सो दोनों का कैरेक्टर मिक्सअप होके एक न्यू वैरायटी ऑब्टेन हुआ बाय प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम। तो हियर desirable characters of two sugarcane species is combined. Next we go to some millets. So millets में ये हो गया sugarcane। millets के ऊपर भी plant breeding प्रोग्राम हुआ है। millets के ऊपर जैसे कि बाजरा, ज्वार, ये सब millets होते हैं। मेज, ये सब millets होते हैं। सो हाइब्रिड बाजरा, ज्वार, मेज have been successfully developed by plant breeding technique in India. So hybrid maize, bajra and jowar, ये तीनों मिलेट्स होते हैं। तो इस तीनों का हाइब्रिड जो है बाजरा, जवार, मिलेट, इनका हाइब्रिड वेराइटी सक्सेसफुल डेवलप किया गया, हैव बीन सक्सेसफुल डेवलप्ड इन इंडिया। ठीक है, तो इसका क्या कैरेक्टर था? हैव बीन सक्सेसफुली, इसको तो पहले लिख लेते हैं, सक्सेसफुली डेवलप्ड इन इंडिया। इसका कौन सा कैरेक्टर एक्चुअली एक्सप्लोइट किया गया? इसमें जो हाइब्रिडनेस जो लाया गया, हाइब्रिड कैरेक्टर, तो उसमें कुछ अच्छा डिजायरेबल कैरेक्टर होना जरूरी है। तो अगर डिजायरेबल कैरेक्टर नहीं हुआ तो फिर कैसे होगा? तो यहाँ पर फ्रॉम दिस हाइब्रिड वेराइटीज डेवलपमेंट ऑफ सेवरल हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑब्टेन्ड व्हिच इज रेजिस्टेंट टू वाटर स्ट्रेस। अंडरस्टूड? हाइब्रिड ब्रीडिंग led to development of several high yielding varieties resistance to water stress. So development of several high yielding varieties were obtained which can tolerate water stress. So water stress का मतलब क्या है? इसका मतलब है वाटर शॉर्टेज। तो कम पानी में भी ये ग्रो कर पाएगा।
जो मिलेट्स जो होते हैं ना, ये कम पानी में भी ग्रो कर सकते हैं। ये कैरेक्टर डेवलप किया गया हाई यील्डिंग वेराइटीज में। तो इसको प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक के द्वारा hybrid varieties of different kinds of millets have been successfully developed in India, which actually produce the several high yielding varieties of plants or the millets which can tolerate the water stress condition. So this is about the different types of green revolution or production of different kinds of varieties of rice plant, wheat plant, sugarcane and millets. The various examples have been given. You have to remember all these examples. So the next part of it we will discuss plant breeding for disease resistance.